नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव से पहले कच्छतीउ द्वीप का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने एक अखबार की रिपोर्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। बता दें, यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने 31 मार्च को आरटीआई के हवाले से छापी थी, जिसमें ये दावा किया गया कि 1974 में भारत सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण कच्छतीउ द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। वहीं अब इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 6 लाख तमिल लोगों को भारत की नागरिकता दी थी, इसकी बात नहीं की जाती। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो इलाका हमें मिला है वहाँ तेल है और संभव है कि वहाँ और तेल मिले, पर ये लोग उसकी बात नहीं करते। असल मुद्दे हैं महंगाई, नौकरी, लोकतंत्र पर हमला और राज्यों के हक, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। जयराम रमेश ने आगे कहा कि वो जानते हैं कि तमिलनाडु में उन्हें 0 सीटें मिलने वाली हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इतने संवेदनशील मुद्दे को चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की किसी एक लोकसभा सीट से किसी एक गांधी परिवार के सदस्य का लड़ना तय है। दरअसल ऐसे संकेत दिए हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि आप अमेठी और रायबरेली को लेकर फैसले का इंतजार करें, अटकलें ना लगाएं। गांधी परिवार का एक सदस्य उत्तर प्रदेश लोकसभा से चुनाव लड़ेगा। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या रॉबर्ट वाड्रा उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ऐसा नहीं होगा। बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा था कि इन सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा सही वक्त आने पर की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज़वीक को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव, राम मंदिर, अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति और चीन के साथ भारत के रिश्ते पर विस्तार से बात की। देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर पीएम मोदी ने कहा कि सभी धर्मों के अल्पसंख्यक, चाहे वे मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन या यहाँ तक कि पारसी समुदाय ही क्यों ना हो, ये सभी भारत में खुशी से रह रहे हैं और संपन्न हो रहे हैं। हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। केंद्र सरकार की किसी योजना में अल्पसंख्यकों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वह घर, शौचालय, पानी का कनेक्शन या खाना पकाने के ईंधन जैसी सुविधाएं हों। सरकार की योजनाएं समुदाय और धर्म की परवाह किए बिना हर नागरिक तक पहुंच रही हैं। भारत और चीन के रिश्तों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते अहम हैं। मेरा मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चल रही स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हमारी द्विपक्षीय बातचीत में असामान्य स्थिति खत्म हो सके। भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल हमारे दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए अहम है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आशा और विश्वास है कि राजनयिक और सैन्य स्तरों पर सकारात्मक और रचनात्मक द्विपक्षीय जुड़ाव से हम अपनी सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल करने और बनाए रखने में सक्षम होंगे। देश में लोकतंत्र और आगामी लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एक लोकतंत्र हैं, केवल इसलिए नहीं कि हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है, बल्कि इसलिए भी कि यह हमारे जीन में है। भारत लोकतंत्र की जननी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 2019 के आम चुनावों में 600 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया और अब कुछ महीनों में 970 मिलियन से अधिक पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। पीएम मोदी ने बताया कि पूरे भारत में 10 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मतदाताओं की लगातार बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था का बहुत बड़ा प्रमाण है। भारत जैसा लोकतंत्र केवल इसलिए आगे बढ़ने और काम करने में सक्षम है क्योंकि वहाँ फीडबैक का एक जीवंत तंत्र है। उन्होंने कहा कि हमारा मीडिया इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत और पश्चिम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत के लोगों के साथ अपनी विचार प्रक्रियाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं को खो दिया है। यह लोग वैकल्पिक वास्तविकताओं के अपने इको चैम्बर में रहते हैं और वे मीडिया की स्वतंत्रता कम होने के असंगत संदिग्ध दावों के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई दो बड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस का इनके खिलाफ लड़ने के लिए गारंटी कार्ड तैयार है। विपक्षी गठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक 272 से ज्यादा सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल करेगा। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चूंकि चुनाव प्रचार तेज हो गया है, ऐसे में पूरे भारत में हमारी संभावनाएं बेहतर हो रही हैं। हमें रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोगों को भाजपा के जुमले का एहसास होने लगा है और सरकार से लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के वादे जनता के बीच अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को इससे अच्छी भावना मिल रही है। केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि भाजपा 200 सीटें पार नहीं करने जा रही। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वह भाजपा है। कथित शराब घोटाले के 55 करोड़ रुपए भाजपा के पास गए हैं और ईडी का कहना है कि घोटाला 100 करोड़ रुपए का है। सबसे पहले जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए वह भाजपा अध्यक्ष हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब वह अचानक से पाक साफ हो गए और अपने सारे पाप धो दिए क्योंकि उन्होंने एनडीए सरकार का हिस्सा बनने का फैसला किया। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा और हेमंत सोरेन, एक ने घुटने नहीं टेके और जेल में है, जबकि दूसरे ने बीजेपी का झंडा थाम लिया और अब वह भी साफ है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के बार प्रत्याशी बदले जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने संभल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है, वह केवल एक काम कर रही है, सोमवार से लेकर रविवार तक रोज अपने उम्मीदवार बदल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 के बाद मुझे लगता है कि लोग पूछेंगे कि सपा कौन। सपा का मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस को पूछेंगे कौन कांग्रेस। साइकिल पंचर हो गई है, टायर खुल गए हैं, पंजा भी लटक कर झूल गया है। अब देश में केवल कमल का फूल खिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जो सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त करता था, वो जमाना अब चला गया। पहले नागरिकों के मन में सुरक्षा का सवाल रहता था, लेकिन अब वो टाइम चला गया है। मुंबई में जो 26/11 को हुआ वो आगे से इस देश में मोदी के बाद नहीं होगा। आज का भारत जो है, अगर कोई आतंकवाद की घटना हो तो हमारा जवाब उरी का है, बालाकोट का है। यह बात एक सीमा की नहीं है। अगर उत्तरी सीमा में भी कुछ होता है तो हमारी फौज वहां सामना करने के लिए खड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है। दिल्ली के विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी वीवीजे राजशेखर की तरफ से आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में कहा गया कि विभव कुमार पर 2007 में पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी का हवाला देते हुए विभव कुमार की निजी सचिव के तौर पर नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए तुरंत प्रभाव से उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने कल बुधवार को बिहार की काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। बता दें कि इस सीट से एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से माले प्रत्याशी राजाराम सिंह मैदान में हैं। ऐसे में पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान पर उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साइंस के स्टूडेंट से कॉमर्स का सवाल पूछ रहे हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा गोलमटोल जवाब देकर सवाल से बचते दिखे। माना जा रहा है कि अभिनेता पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें इसका सबसे बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और एक्स प्लेटफॉर्म के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर दी। एलन मस्क ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मैं उत्सुक हूं। हालांकि मुलाकात कब होगी, कहां होगी, इसे लेकर मस्क ने कोई जानकारी नहीं दी है। इस बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि मस्क भारत में फैक्ट्री और निवेश को लेकर अहम घोषणा कर सकते हैं। गजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों की स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने निंदा की है। उन्होंने इन हमलों को अनुचित बताते हुए कहा कि स्पेन फिलिस्तीन को बतौर देश मान्यता देने के लिए तैयार है।
पेड्रो का मानना है कि यह कदम मध्य पूर्व के तनाव को खत्म करने की दिशा में आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह यूरोप के भौगोलिक हित के लिए है और वे मान्यता के लिए यूरोपियन यूनियन के नेताओं से समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि पेड्रो सांचेज शुरुआत से ही इजराइल की हमास पर की जा रही कार्रवाई के आलोचक रहे हैं। आईपीएल 2024 का 24वां मैच कल बुधवार को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मैच में गुजरात की टीम ने राजस्थान के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज की है। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए थे, जिसके जवाब में गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 199 रन बनाए और इस मैच को जीत लिया। बता दें कि गुजरात टाइटंस की यह तीसरी जीत है, वहीं राजस्थान को उसकी पहली हार मिली है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।